एहसन भून जो हैं वो दोनों इलेक्शन जीत गए हैं और हामिद खान और सलमान अकरम राजा का ग्रुप बुरी तरह हार गया है। पीटीआई का एक बहुत बड़ा धड़ा जो वकला का है वो एहसन भून और आजम नजीर तारड़ के साथ है। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात और लोगों का हुकूमत की तरफ झुकाव दोनों चीजें नजर आती हैं। यहाँ अदालतों की हालतें देखें आप, ट्रायल कोर्ट्स की, ना फर्नीचर नहीं है, बैठने को बेंच नहीं है, मछली मंडी बनी हुई है अदालतें। इस मुल्क की अदलिया अवाम को इंसाफ देने में नाकाम हो चुकी है। नीचे ट्रायल कोर्ट्स की हालत देख लें, अंदर ही चैम्बर है, अंदर ही फोटोस्टेट मशीन है, डाउट भी घूम रहे हैं, मुखालिफ एक दूसरे को वरांडों में लड़ रहे हैं, चपेड़े मार रहे हैं, जज चैम्बर से नहीं निकल रहे हैं। आप क्या जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का इजलास कर रहे हैं? आसिम मुनीर साहब पीपल्स पार्टी से नाराज हैं कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के मुताबिक नहीं चल रही। आज दोनों एक स्टेज पर खड़े थे, बिलावल उन्हें सिंधी टोपी पहना रहे थे, दोनों मुस्कुरा रहे थे, एक साथ खड़े थे। खाली फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान थोड़ी है, जो फितनल पाकिस्तान है उनके लिए भी तो उन्होंने कुछ करना है। ये अलीमा खान की पॉलिटिकल कमेटी है। इस पॉलिटिकल कमेटी के जरिए अलीमा खान ने पार्टी पर नीम कब्जा कर लिया है। मिसाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा की तो मैं भी हुई थी। अलीमा खान को चैलेंज करने वाले लोग पॉलिटिकल कमेटी में मौजूद हैं। हीरा के जो मुकामी जिरगा है उसने फौजी ऑपरेशन की इजाजत दी। तारिक जहांगीरी साहब पर आप समझें कि अगर ये तय हो जाता है कि उनकी सनद जाली है तो फिर उनके ऊपर 420 871 का फौजदारी पर्चा भी हो जाएगा जिसमें 7 साल कैद है। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं मैं कैसी ठीक, अल्लाह गुजर पाक रही का है? शुक्र है सर। आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैर ऑफिस होंगे। हम मुज़म्मिल साहब ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, शिकस्त हुई है एहसन भून ग्रुप ने पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में भी हामिद खान ग्रुप को जो है बड़ी शिकस्त से दो चार किया है। और जैसे ही इलेक्शन जारी था तो सलमान अकरम राजा की जानिब से ट्वीट किया गया कि उनके वोटर्स ने उनसे बेवफाई की है। क्या कहेंगे आप, ऐसा क्यों किया उन्होंने? देखें, पहले सबको नजर आ रहा था एहसन भून और आजम नजीर तारड़ ये पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन जीत जाएंगे। एक तो वो जीत सिर्फ 3 से 4 नशिस्तें चाहते सकते थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने 11 नशिस्तों पे लोग खड़े कर दिए, अपने वोट ही डिवाइड किए। और फिर पीटीआई डिवाइडेड है। आप देखें फवाद चौधरी वगैरह सारे एहसन भून के साथ हैं, बैरिस्टर अली जफर एहसन भून के साथ है, और जो पीटीआई बाबर अवान एहसन भून के साथ है। तो पीटीआई का एक बहुत बड़ा धड़ा जो वकला का है वो एहसन भून और आजम नजीर तारड़ के साथ है। ये पाकिस्तान बार काउंसिल का जो इलेक्शन एहसन भून और आजम नजीर तारड़ ने जीता है, इसका मतलब है वकला से 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट आ गया है। और अगर कोई वकला तहरीक चलाने की कोशिश भी कर रहा था 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, वो भी अब अपनी ज़मीन बोस हो गई है, अब उसके भी इम्कानात ख़त्म हो गए हैं। बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की एक बड़ी फतह है कि आजम नजीर तारड़ और एहसन भून जो हैं वो दोनों इलेक्शन जीत गए हैं और हामिद खान और सलमान अकरम राजा का ग्रुप बुरी तरह हार गया है। और मेरे ख़्याल में ये पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात और लोगों का मेरे ख़्याल में हुकूमत की तरफ झुकाव दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जब सब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि जुडिशल पॉलिसी पर इजलास किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इसके क्या आउटकम्स देखते हैं आप? मैंने इजलास का एलामिया पढ़ा है। मैं बहुत ही नाउम्मीद हुआ हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का इजलास किया है, जिसमें चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, आईनी अदालत का चीफ जस्टिस, शरई अदालत का चीफ जस्टिस, उस बड़ा ही सतही बातें की गई हैं। सोलर पे अदालतें ले जाने की बात हुई है। या अदालतों की हालतें देखें आप, ट्रायल कोर्ट्स की, ना फर्नीचर नहीं है, बैठने को बेंच नहीं है, मछली मंडी बनी हुई है अदालतें। मेरा मतलब है तारीख पर तारीख का कल्चर है, किसी को इंसाफ मिल नहीं रहा। आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए सोलराइजेशन पे निकाल लगा रहे हैं। यहाँ 2019 के विरासती मुकदमात जल्दी तय किए जाएं। और यार 2006 साल से जिस बंदे को अपनी विरासत का हक नहीं मिला, उस मुल्क के चीफ जस्टिस को नींद आ जाती है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। इस मुल्क की अदलिया अवाम को इंसाफ देने में नाकाम हो चुकी है। जो आज जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का इजलास था, उसके एलामिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आम आदमी को इंसाफ मिल सके। उसमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे आम आदमी को इंसाफ मिल सके। अगर आप आम आदमी को इंसाफ देना चाहते हैं तो तारीख पर तारीख का कल्चर ख़त्म करें। क्यों देते हैं जजेस तारीख पर तारीख? जो तारीख देते हैं उस पर हेयरिंग क्यों नहीं होती है? जजेस पाबंद क्यों नहीं है अपनी दी हुई तारीख पर हेयरिंग करने के लिए? ये एडजर्नमेंट को ख़त्म करते हैं आप। जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी में आज आप कहते कि हमने एडजर्नमेंट का कल्चर ख़त्म कर दिया है, आप किसी वकील को एडजर्नमेंट नहीं मिलेगी, तो हम समझते हैं आपने बड़ा अच्छा फैसला किया है।
आप कहते हैं कि जज जो है वो अपनी कॉज लिस्ट के मुताबिक तमाम मुकदमात सुनकर उठेगा, चाहे रात दे 12 बज जान। मैं समझता कि जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का बड़ा इजलास हुआ है। जजेस कॉज लिस्ट आधे केस पेंडिंग कर देते हैं, आधों में तारीख डाल देते हैं, 2-4 मतलब के केस सुनते हैं। नीचे ट्रायल कोर्ट्स की हालत देख लें, मछली मंडी बनी हुई है, अंदर ही चैम्बर है, अंदर ही फोटो स्टेट मशीन है, डाउट भी घूम रहे हैं, मुखालफ एक दूसरे को वरांडों में लड़ रहे हैं, चपेड़े मार रहे हैं, जज चैम्बर से नहीं निकल रहे हैं। आप क्या जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का इजलास कर रहे हैं और उसमें आपने क्या कदम उठाया जिसके नतीजे में हम कहें कि आम आदमी को इंसाफ मिल सकता है? यहाँ लोगों के मुकदमात साल हा साल 10-10 साल लोगों के मुकदमात तारीख पर चलते रहते हैं। यहाँ वकला सालों के हिसाब से फीस लेते हैं, जाके कहते हैं कितने साल मुकदमा चलाना चाहिए ताकि दूसरे को इंसाफ ना मिल सके। मैं आज नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का एलामिया पढ़ के बहुत नाउम्मीद हुआ हूँ। मुझे ऐसे लगा है जैसे इस मुल्क के चीफ जस्टिस साहिबान को आम आदमी के मसाइल का पता ही नहीं है, वो उसको हल करने में दिलचस्पी भी नहीं रखते। मुज़म्मिल साहब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि आज फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और बिलावल भुट्टो एक स्टेज शेयर करते नजर आए। जी हाँ, नेशनल गेम्स के जो दिए उन पर आसिम मुनीर साहब मेहमान खसूसी थे और बिलावल जरदारी उन्हें टोपी पहना रहे थे, सिंधी टोपी पहना रहे थे। अच्छा, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। फिर 27वीं तरमीम के बाद से, जब से 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है, जब से बिलावल ने कहा है कि हम एनएफसी पे कोऑपरेट नहीं करेंगे, नए सूबे नहीं बनने चाहिए, तो एक थ्योरी चल रही थी कि जी पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले पैदा हो सेम पेज पे नहीं है, फासले पैदा हो गए हैं। ऐसे चल रहा था कि आसिम मुनीर साहब जो है वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के मुताबिक नहीं चल रही। लोग कह रहे थे कि अब पीपल्स पार्टी के जुदा होने का वक्त आ गया है और बहुत सी क्यासराइयाँ थीं कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले पैदा हो रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुश नहीं हैं पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से और बड़ी चीज़ें इस हवाले से चल रही थी। आज दोनों एक स्टेज पर खड़े थे, बिलावल उन्हें सिंधी टोपी पहना रहे थे, दोनों मुस्कुरा रहे थे, एक साथ खड़े थे। तो मेरे ख़्याल में ये आज जो है वो ये उन तमाम जो तासुर थी, जो क्यासराइयाँ थीं, जो साजिशी थ्योरियाँ थीं, उनको आज नल एंड वॉइड करने की कोशिश की गई है कि वहाँ पर ठीक है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वहाँ कोई तकरीर नहीं की है। उन्होंने सिर्फ इनामात दिए हैं और ख़ुद उनको जो है वो टोपी पहनाई गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिलावल ने आसिम मुनीर को टोपी पहना दी। अब बिलावल ने आसिम मुनीर को टोपी पहनाई है, आसिम मुनीर ने बिलावल को टोपी पहनाई है, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज बिलावल ने उनको सिंधी अजरक और सिंधी टोपी पहनाई है। मेरे ख़्याल में अच्छी बात है। उनको पहले वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर वफाकी हुकूमत के फंक्शन में नज़र आते थे, वो सिंध भी गए हैं और सिंध हुकूमत के फंक्शन में भी वो शरीक हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में एक न्यूट्रलिटी उनकी नज़र आई है और सब कुछ है। मैं तो चाहता हूँ उससे केपी हुकूमत के फंक्शन में भी जाएँ, वहाँ सिंध के केपी के वज़ीर आला के साथ भी नज़र आएँ, बलूचिस्तान के वज़ीर आला के साथ वो अक्सर नज़र आते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट का किसी एक हुकूमत या किसी एक जमात की तरफ झुकाव नज़र नहीं आना चाहिए। बाकी सुबह गुजरांवाला में उन्होंने कहा है कि कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वालों में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले भी तो शामिल होंगे। खाली फितनाउल खारिज और फितनाउल हिंदुस्तान थोड़ी हैं। जो फितनाउल पाकिस्तान है उसका भी तो वो जिक्र कर रहे होंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर फितना बना रहा है। उन्होंने नई टर्म दे रहे हैं आप, फितनाउल पाकिस्तान जो है उनके लिए भी तो उन्होंने कुछ करना है। तो वो एक मैसेज था सुबह उनका और शाम में वो नज़र आए बिलावल के साथ। और मेरे ख़्याल में पॉलिटिकल एक्टिविटी भी थी और सीडीएफ की एक्टिविटी भी थी। दोनों चीज़ों में आज फील्ड मार्शल नज़र आए हैं। मुज़म्मिल साहब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नई सियासी कमेटी की। तो बड़े-बड़े नाम फ़ारिग कर दिए गए, मकसद क्या था? आखिर इतनी डिवीज़न क्यों है? देखिए, ये कमेटी बनाई है सलमान अकरम राजा ने। जो पिछली इमरान खान से मुलाकात हुई, नौरीन उनकी बहन की, उन्होंने आकर इमरान खान के मुख्तलिफ अहकामात बताए। उन अहकामात में एक हुक्म ये भी था कि पॉलिटिकल कमेटी को तोड़ दें और सलमान अकरम राजा नई पॉलिटिकल कमेटी बनाए। उन्होंने ये इख्तियार बैरिस्टर गौहर को नहीं दिया, उन्होंने किसी कमेटी को नहीं दिया, उन्होंने अकेले सलमान अकरम राजा को इख्तियार दिया कि वो पॉलिटिकल कमेटी बनाए। अब सलमान अकरम राजा ने एक 23 रुकनी पॉलिटिकल कमेटी बनाई है जिसके खिलाफ अली मोहम्मद खान साहब ने एक बहुत लंबा ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि मुझे तो इमरान खान ने अपनी पॉलिटिकल और कोर कमेटी में डाला था, उन्होंने मतलब है सलमान अकरम राजा कौन होता है, मैंने को डन वाला। फिर उन्होंने कहा शहरयार अफरीदी नहीं है, मुराद सईद नहीं है। देखें,
बहुत सारे नाम नहीं है, आरफ अलवी नहीं है, शहबाज गिल को निकाल दिया है, वो गंडापुर के जो सोशल मीडिया हेड नहीं होते थे खालिद खान सुपारी, जी, जी। वो शहबाज गिल को निकालने पे बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा मोबाइल चोर को निकाल दिया है। ये पॉलिटिकल कमेटी की बातें शहजाद अकबर और आदिल राजा को बताता था। शहजाद अकबर नहीं है उसके अंदर, जितने वीलॉगर हैं सारे निकाल दिए। तो ये ज- पॉलिसी आ, तब्दील आ, कर रहे हैं। मिशाल यूसुफजई को निकाल दिया है। आप बात समझे ना, तो हुँ। काफी लोगों को निकाल दिया है और ये कहा जा रहा है कि ये सलमान अकरम राजा ने अपनी हम ख्याल पॉलिटिकल कमेटी बनाई है। ये वो लोग हैं जो सलमान अकरम राजा के हम ख्याल हैं। लेकिन आलिया हमजा भी इसमें है। आलिया हमजा तो सलमान अकरम राजा के हम ख्याल नहीं, लेकिन मेजॉरिटी वो लोग हैं जो सलमान अकरम राजा के हम ख्याल हैं। अच्छा, एक और तबसरा है इसके ऊपर, वो कहते हैं कि जी इसमें 17 लोग तो पुराने हैं। हुँ। वो ये कहते हैं कि पिछली कमेटी की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं थे इमरान खान, और उसको कह रहे थे कि वो ढिली कमेटी है, वो उसमें कोई लड़ने की शक्कत नहीं है। 17 तो आपने पुराने लोग डाल तो दिए। गालियाँ यानी पुरानी कमेटी को निकाली थी। तो अब नई कमेटी भी तो 17 पुराने लोग हैं, तो फिर पॉलिसी में क्या तब्दीली आएगी? अब महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास हैं, वो दोनों पीटीआई में हैं नहीं, तो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी में कैसे हो सकते हैं? बैरिस्टर अली जफ़र को निकाल दिया गया है। तो बहुत सारे बड़े नाम जो पीटीआई में हैं वो इसमें से अब मौजूद नहीं हैं, उनको निकाल दिया है। और सलमान अकरम राजा ने एक अपनी हमख़्याल, या आप कह सकते हैं कि ये अलीमा खान की पॉलिटिकल कमेटी है। इस अच्छा। पॉलिटिकल कमेटी के ज़रिए अलीमा खान ने पार्टी पर नीम कब्ज़ा कर लिया है। लेकिन जब पॉलिटिकल कमेटी उनकी मर्ज़ी की है, पहले पॉलिटिकल कमेटी में लोग थे जो उनके ख़िलाफ़ थे। आपको याद है पॉलिटिकल कमेटी के इजलासों में गंडापुर की और अलीमा खान की तू-तू मैं-मैं भी हुई थी। मिसाल यूसुफज़ई और सलमान अकरम राजा की तू-तू मैं-मैं भी हुई थी। तो एक नज़र आता था कि अलीमा खान को चैलेंज करने वाले लोग पॉलिटिकल कमेटी में मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में उन तमाम लोगों को निकाल के अलीमा खान ने अपनी हमख़्याल और सलमान अकरम राजा की हमख़्याल कमेटी बना दी है। अब ये कितना डिलीवर करती है, ये एक सवाल है। एक दफ़ा तो आप कह लें कि अलीमा खान का कब्ज़ा हो गया है और उन्होंने लेकिन अपनी फिर मर्ज़ी तो की कहा जाता है कि गैर सियासी हैं बहनें। हाँ, लेकिन ये उनकी मर्ज़ी की पॉलिटिकल कमेटी है। उन्होंने अपनी हम-ख़याल सलमान अकरम राजा के ज़रिए पॉलिटिकल कमेटी बनाई है। उन्होंने बुशरा बीबी के लोग काफ़ी निकाल दिए। देखिए, गंडापुर के साथ ज़्यादती है। गंडापुर ने सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाने के लिए पार्टी से मुकम्मल वफ़ादारी की। हुँ। उनको ऑप्शन मौजूद थी, वो खड़े हो सकते थे उस वक़्त। आज उनको आपने पार्टी की उससे भी निकाल दिया, पॉलिटिकल कमेटी से भी निकाल दिया, तो वफ़ादारी की तो कोई कीमत नहीं है। वो सोचते हैं अगर मुझे निकालना ही था तो मैं उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही खड़ा हो जाता जाके। हुँ। मैंने क्यों इतनी पार्टी से वफ़ादारी की कि आप एक पॉलिटिकल कमेटी में भी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि ये कोई अच्छी पॉलिटिकल कमेटी नहीं है। ये मुतनाज़ पॉलिटिकल कमेटी है, इसके नतीजे में पार्टी में तक़सीम बढ़ेगी। आप देखें अली मोहम्मद ख़ान साहब और लोगों के ट्वीट्स और रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। जो गंडापुर के सोशल मीडिया हेड हैं, उन्होंने भी इसको नुकसान बनाया है और लोग भी इसको जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मुझे लगता है इट्स अ नॉन स्टार्टर और ये कमेटी डिलीवर नहीं कर सकेगी। ये पहली कमेटी से भी फ्लॉप कमेटी हो। मुज़म्मिल साहब, पार्टी के हार्डकोर वर्कर्स जो हैं तहरीक इंसाफ के, हुँ। उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सीएम-केपी के कि उनकी पॉलिसी तब्दील हो रही है और वो केपी में जो ऑपरेशंस होने हैं उनकी राह हमवार कर रही हैं। तो क्या वाक़ई जो सीएम-केपी है उनकी पॉलिसी में एक ड्रिफ्ट आ रहा है जिनकी वजह से उनके पार्टी वर्कर्स जो हैं वो डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं? देखें, ये सवाल उठ रहा है तीरा में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू होने से। हुँ। तीरा के जो मुकामी जिरगा है, उसने फ़ौजी ऑपरेशन की इजाज़त दे दी है। हुँ। अब कहा जा रहा है कि वो तो सोहेल अफरीदी का अपना इलाका है, भाई इलाका है, वो वहाँ के हैं, तीरा के और खैबर के, और वहाँ के जिरगे ने कुछ शराइत रखी हैं और उन शराइत के साथ उन्होंने कहा फ़ौजी ऑपरेशन कर लें कि जिसका घर डैमेज हुआ उसको आप इतने पैसे देंगे, जिसकी जान जाए उसको इतने पैसे देंगे। एक उन्होंने डैमेजेस के लिए तय किया कि इतने पैसे दिए जाएंगे, इतने दिनों में लोग वापस आ जाएंगे, ये लोगों की नकल मकानी ऐसे होगी। तो एक पूरा रोड मैप चार्ट जो है तीरा के अमन कमेटी जिरगे ने दे दिया, जिसका मतलब है तीरा में फ़ौजी ऑपरेशन की राह हमवार हो गई है और तीरा में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ये दुरुस्त है कि सोहेल अफरीदी साहब तो आए ही फ़ौजी ऑपरेशन रोकने थे हुँ। और तीरा में फ़ौजी ऑपरेशन के हक़ में बात शुरू हो गई है। उनके आबाई हलके में फ़ौजी ऑपरेशन के लिए राह हमवार हो गई है। डीजीआई एसपीआर ने अपनी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में तीरा को निशाना बनाया था। जो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी तीरा की बात थी कि वहाँ मंशियात है, हुँ। ड्रग है, स्मगलिंग है, बॉर्डर क्रॉसिंग है। फिर उसके बाद जो
2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें इस्लामाबाद में 4 और 25 नवंबर को हुई। उनमें भी तीरा की बात की गई कि वज़ीर आला के इलाके में ड्रग का बाज़ार लगता है। तो मेरे ख़्याल में सुहेल अफरीदी साहब ने उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों का दबाव लिया है। और बिलख़ुसूस जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और गवर्नर राज की धमकी थी कि अगर आप साथ नहीं चलते तो हम गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। तो सुहेल अफरीदी ने वज़ारत आला को आगे चलाने के लिए फ़ौज के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। वो कह रहे हैं कि वो वफ़ाक के भी हर इजलास में जाएँगे। पेशावर के जलसे में अगली कोई एहतजाज की कॉल भी नहीं थी। तो मुझे काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है पीटीआई की ओवरऑल पॉलिसी में और बिलख़ुसूस सुहेल अफरीदी की पॉलिसी में काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है। ये तीरा का जो फ़ौजी ऑपरेशन है, ये एक बड़ा शिफ्ट है सुहेल अफरीदी की पॉलिसी में। मुज़म्मिल साहब आगे बढ़ेंगे, आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि खबर ये सामने आ रही है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, उन्होंने डिग्री केस में दिफ़ा करने का फ़ैसला किया है। 15 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान वो खुद पेश हो सकते हैं। लेकिन कहा तो ये जा रहा था, लोग तो ये कह रहे थे कि वो इस्तीफ़ा देकर रुखसत हो जाएँगे। देखिए, इस्तीफ़ा देने से उनके मसाइल हल नहीं होते। हुँ, तारिक जहांगीरी साहब पर आप समझें कि अगर ये तय हो जाता है कि उनकी सनद जाली है, तो फिर उनके ऊपर 420 871 का फौजदारी पर्चा भी हो जाएगा जिसमें 7 साल कैद है अच्छा। और एक एफआईआर भी उन पे हो जाएगी। लिहाजा उन अगर वो आज यहाँ से अपनी सनद के लिए इस्तीफ़ा भी देती हैं तो उनकी मुश्किलात कम नहीं होंगी। हुँ, इस्तीफ़े के ज़रिए उन्हें कोई सेफ पैसेज नहीं मिल सकता। दूसरी पार्टी उनको जेल भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है कि इन्होंने फ्रॉड और जाली सनद पे जो है ये जज बने हैं। तो मेरे ख़्याल में उनके पास लड़ने के अलावा क्या रास्ता है? अभी सूरत-ए-हाल ये है कि सब ये कह रहे थे कि जो उनको नोटिस आया है वो उस नोटिस को ऊपर जाके चैलेंज करके नोटिस रुकवाएँगे। लेकिन मेरे ख़्याल में उनको समझ आई कि नोटिस शायद ऊपर से मुअत्तल ना हो सके, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत से नोटिस को चैलेंज नहीं किया। अब सर्टेनली उन्होंने नोटिस का जवाब देना है या नोटिस में पेश होना है। ज़्यादा बड़ी मेरे ख़्याल में खबर तो ये हो सकती है कि वो जब 15 तारीख को सरफराज डोगर साहब की अदालत में पेश हों, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनके हामी बाकी 4 जज हैं, वो उनके साथ चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हो जाएँ। हुँ, फिर तो मैं समझूँगा कि कोई मेरा मतलब शिफ्ट है, वो खुद पेश हो जाएँ। काज़ी फ़ायज़ ईसा अपने रेफ़रेंस में खुद पेश होते रहे हैं। जजेज़ अपने रेफ़रेंसेस में, अपने मामलात में अदालत में पेश होते रहे हैं। इस बात की रिवायत मौजूद है। काज़ी फ़ायज़ ईसा की रिवायत भी मौजूद है और भी मौजूद है। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि क्या जहांगीरी के साथ जस्टिस सुमन, जस्टिस कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार ये सब भी अदालत में जाके साथ खड़े हो जाएँगे कि नहीं खड़े होंगे? क्योंकि हमने देखा कि वो कराची उनकी पिटीशन में साथ गए थे, फिर वो और उनकी पिटीशन में उनके साथ गए थे, तो क्या 15 तारीख को क्या ये मैसेज सारे देंगे? ये साथ जाके खड़े नहीं हो जाएँगे और कहेंगे कि हम इस जज के साथ खड़े हैं, अपने चैम्बरों से निकल के तारिक महमूद जहांगीरी के साथ वॉक करते हुए सरफराज डोगर की अदालत में पहुँचेंगे, वहाँ से तारिक जहांगीरी के साथ खड़े हो जाएँगे। उसका क्या दबाव होगा सरफराज डोगर पे, मैं वो देख रहा हूँ। अगर अकेले तारिक जहांगीरी साहब पेश होते हैं, तो मेरे ख्याल में उसका कोई दबाव नहीं होगा, बल्कि सरफराज डोगर साहब उसको ज़्यादा सख्ती से निपटेंगे। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।